हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध बुक रिच डैड पुअर डैड का सारांश बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये बुक सिर्फ पैसे कमाने के तरीके के बारे में नहीं है, बल्कि ये फाइनेंशियली लिटरेसी और माइंडसेट पर बेस्ड है। कियोसाकी हमें दो फादर्स की स्टोरीज के थ्रू बताते हैं। उनके पुअर डैड जो उनके अपने बायोलॉजिकल फादर हैं, जो कि एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और उनके रिच डैड जो उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर हैं, जिन्होंने 8th ग्रेड भी पास नहीं की पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे। अब इन दोनों फादर्स के फाइनेंशियल फिलॉसफीज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थी, और इन्हीं से रॉबर्ट ने फाइनेंशियल फ्रीडम भी सीखी। तो दो फादर्स और दो पर्सपेक्टिव्स। पुअर डैड। कियोसाकी के पुअर डैड ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम और जॉब सिक्योरिटी में बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अच्छी एजुकेशन लो और अच्छी जॉब फाइंड करो और हार्ड वर्क करो ताकि तुम सेफ रह सको। वो अक्सर कहते थे कि पैसे से प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है और मैं इसे बाय नहीं कर सकता। उनकी माइंडसेट काम करो, सैलरी पाओ और बिल्स पे करो की थी। हालांकि वे एजुकेटेड थे पर फाइनेंशियली वे हमेशा स्ट्रगल रहते थे। इसके बाद आते हैं रिच डैड, जो कि कियोसाकी के पुअर डैड के कॉन्ट्रास्ट में। रिच डैड ने कियोसाकी को सिखाया कि कैसे मनी उनके लिए वर्क कर सकती है। उनका मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे अक्सर कहते थे कि पैसे की कमी ही सारी बुराइयों की जड़ है और मैं इसे कैसे बाय कर सकता हूँ। उनकी माइंडसेट असेट्स एक्यूमुलेट करो की थी। उन्होंने कियोसाकी को सिखाया कि मनी गेम के रूल्स जानो, रिस्क को अंडरस्टैंड करो और अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करो। इन दो फादर्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ने कियोसाकी को यह समझने में हेल्प करी कि स्कूल हमें मनी के बारे में कुछ नहीं सिखाता और ये हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन खुद एक्वायर करनी होगी। चलिए अब इस बुक के सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रिच डैड पुअर डैड। ये चैप्टर बुक का फाउंडेशन ले करता है। कियोसाकी बताते हैं कि कैसे उनके 9 इयर्स की एज में उन्होंने अपने रिच डैड के साथ वर्क करना स्टार्ट किया और कैसे उनके रिच डैड ने उन्हें मनी के बारे में ऐसे ऐसे लेसन्स टीच किए जो उनके पुअर डैड नहीं कर सकते। रिच डैड का फर्स्ट लेसन था कि रिच पीपल के लिए मनी वर्क करती है, जबकि पुअर और मिडिल क्लास के लोग मनी के लिए वर्क करते हैं। वे हमें चूहा दौड़ से बाहर निकालने का आइडिया देते थे। चूहा दौड़ वो साइकिल है जहां लोग वर्क करते हैं, मनी अर्न करते हैं और फिर उस मनी को बिल्स पे करने में स्पेंड कर देते हैं, जिससे वे कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। रिच डैड का बिलीव था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज्यादा मनी अर्न करना नहीं है, बल्कि अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। अब इसका दूसरा चैप्टर है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। ये चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि रिच पीपल सिर्फ मनी अर्न करने पर फोकस नहीं करते, बल्कि वे एसेट्स बिल्ड करने पर ध्यान देते हैं। कियोसाकी संपत्ति और देनदारी के बीच डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं। संपत्ति क्या होती है? एसेट्स, कुछ भी जो आपकी पॉकेट में मनी डालता है। फॉर एग्जाम्पल रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस जो आपके बिना रन करे, एक्सेट्रा। दूसरी होती है देनदारी यानी कि लायबिलिटी, कुछ भी जो आपकी पॉकेट से मनी निकालता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाउस, अगर वो आपको इनकम नहीं दे रहा है तो, जैसे कि कार, कंज्यूमर डेट, क्रेडिट कार्ड, एक्सेट्रा। ये बुक कहती है कि पुअर पीपल लायबिलिटीज बाय करते हैं ये सोचकर कि वे एसेट्स है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा हाउस लायबिलिटी होता है क्योंकि ये रिपेयर्स, टैक्स और मॉर्गेज पेमेंट्स में मनी स्पेंड करता है। रिच पीपल एसेट्स बाय करते हैं और उन एसेट्स से रिसीव्ड इनकम का यूज करके लायबिलिटीज बाय करते हैं। ये चैप्टर हमें ये सोचने पर फोर्स करता है कि हम क्या बाय कर रहे हैं और क्या वो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लीड कर रहा है या उससे दूर कर रहा है। चैप्टर 3 अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों बढ़ाएं। कियोसाकी के अकॉर्डिंग स्कूल्स में हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती। हमें रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक तो सिखाया जाता है, लेकिन मनी को कैसे मैनेज करें, उसे कैसे इन्वेस्ट करें और एसेट्स कैसे बिल्ड करें ये नहीं सिखाया जाता। ये फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक बिग हर्डल है। रिच डैड ने कियोसाकी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने, कैश फ्लो को ट्रैक करने और ये जानने के लिए एनकरेज किया कि मनी कैसे मूव करती है। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल वोकैबुलरी को समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जनरल वोकैबुलरी को समझना। अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। वे स्ट्रेस करते हैं कि नॉलेज पावर है और फाइनेंशियल नॉलेज ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जा सकती है। अब इसके चौथे चैप्टर पर आते हैं जो कहता है कि अपने खुद के बिजनेस की केयर करें। ये चैप्टर ट्रेडिशनल जॉब सिक्योरिटी की मिथ्या धारणा को ब्रेक करता है। कियोसाकी आर्ग्यू करते हैं कि एक जॉब आपको तब तक ही इनकम देती है जब तक आप वर्क करते हैं। इसके बजाय आपको अपने स्वयं के बिजनेस का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपनी जॉब छोड़ देनी चाहिए,
बल्कि ये है कि आपको जॉब के साथ साथ ऐसी एसेट्स भी बिल्ड करनी चाहिए जो आपके लिए इनकम जनरेट करे। आपका बिजनेस आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का इंजन है। ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या अदर कोई भी थिंग हो सकती है जो आपके लिए मनी अर्न करती है। भले ही आप फिजिकली वर्क न कर रहे हो, तो गोल ये है कि आपका बिजनेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपके एक्सपेंसेस को कवर कर सके। नंबर 5, टैक्स का हिस्ट्री और कॉर्पोरेशंस की पावर। कियोसाकी बताते हैं कि रिच पीपल हमेशा से लीगली टैक्सेस से एस्केप करने के रास्ते फाइंड करते रहते हैं। वे कॉर्पोरेशंस का यूज करते हैं। एक कॉर्पोरेशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि रिच पीपल को टैक्सेस से प्रोटेक्ट करने और उनके एसेट्स को सेफ गार्ड करने में हेल्प करता है। पुअर और मिडिल क्लास के लोग सैलरी अर्न करते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं और फिर जो सेव्ड होता है उसे स्पेंड कर देते हैं। तो रिच पीपल कॉर्पोरेशंस क्रिएट करते हैं, स्पेंड करते हैं, जो ऑफन टैक्स डिटेक्टेबल होता है, और फिर जो सेव्ड होता है उस पर वो टैक्स पे करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बेनिफिट है जिसे मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड नहीं करते। अब रिच डैड ये भी सिखाते हैं कि नॉलेज इज द ओनली रियल एसेट। टैक्स लॉज और फाइनेंशियल रूल्स कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं और इन चेंजेस को अंडरस्टैंड करना और उनका बेनिफिट लेना इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6, रिच पीपल मनी का इन्वेंट करते हैं। अब ये चैप्टर इस आइडिया पर आधारित है कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज इज एवरीवेयर, लेकिन उन्हें देखने और उनका बेनिफिट लेने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रिच पीपल सिर्फ मनी पर डिपेंड नहीं रहते, वे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज का बेनिफिट लेने के लिए क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि मेनी टाइम्स सबसे बिगेस्ट प्रॉफिट उन डील्स में होता है जो एवरेज पर्सन के लिए अट्रैक्टिव नहीं लगते। वे ये भी कहते हैं कि रिस्क से फियर नहीं करना चाहिए, यानी कि रिस्क से डरना नहीं चाहिए, बल्कि रिस्क को मैनेज करना सीखना चाहिए। फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए जो सबसे आसान रास्ता है वो है ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज एक्वायर करना। नंबर 7, काम करने के लिए मत जियो। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये है कि जॉब आपको सिक्योरिटी और इनकम देती है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि हमें लर्न करने के लिए वर्क करना चाहिए, न कि सिर्फ मनी के लिए। इसका मतलब है कि ऐसी रोल्स और एक्सपीरियंसेस की सर्च करें जो आपको डिफरेंट स्किल्स जैसे कि सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और इन्वेस्टमेंट में एक्सपीरियंस दे। एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके आप सेल्स, मार्केटिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक्सपीरियंसेस को हासिल कर सकते हैं, जो बाद में आपके अपने बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्प कर सकते हैं। ये आपको एक अच्छी जॉब लीव करने के लिए नहीं कहता है, बल्कि ये एडवाइस देता है कि अपनी जॉब को अपने फाइनेंशियल नॉलेज और स्किल्स को एनहांस करने की अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखिए। नंबर 8, ऑब्स्टेकल्स पर ओवरकम करना। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में मैनी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, जैसे कि कियोसाकी 5 मेन ऑब्स्टिकल्स पर बात करते हैं। तो कियोसाकी 5 ऐसे मेन ऑब्स्टिकल्स पर बात करते हैं। नंबर 1 इज डर, मनी लूज करने का डर। रिच पीपल समझते हैं कि लॉसेस गेम का पार्ट है और वे उससे सीखते हैं, लेकिन गरीब लोग डर के कारण कभी स्टार्ट ही नहीं करते। दूसरा है निंदकवाद, यानी कि सभी चीजों में नेगेटिविटी देखना। अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है, लेकिन उन्हें नेगेटिविटी नहीं देख पाती। तीसरा है आलस्य, मैं बहुत बिजी हूं कहना, ये एक्चुअली बहुत बुरा है। आलसीपन डर और इग्नोरेंस से आता है। याद रखिए, आलसीपन डर और इग्नोरेंस से आता है। नंबर 4, बैड हैबिट्स, पहले खुद को पे न करने की हैबिट। अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटीज करना इंपॉर्टेंट है। और नंबर 5 है एरोगेंस, यानी कि अहंकार, ये सोचना कि आप सब जानते हैं। सीखने के लिए हमेशा रेडी रहिए और एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते रहिए। अब इन ऑब्स्टेकल्स पर काम करने के लिए राइट माइंडसेट, कंटिन्यूअस लर्निंग की विश और एक्शन लेने की एबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 9, स्टार्ट कैसे करें। यह चैप्टर आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने के लिए 10 स्टेप प्रोवाइड करता है। नंबर 1, नॉलेज की पावर, अपनी सोल के लिए एक कारण ढूंढो। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फाइंड कीजिए आप। नंबर 2, चूज अ चॉइस एवरी डे, हर दिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने के लिए छोटे छोटे चॉइसेस कीजिए। फ्रेंड्स को केयरफुली चूज करें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको फाइनेंशियली मोटिवेट करते हैं। मास्टर एक फॉर्मूला है और फिर एक नया सीखिए। सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में मास्टरी करें और फिर दूसरी पर जाएं। पहले खुद को पे करें। सारे बिल्स करने से पहले अपनी इनकम का एक पार्ट आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए। नंबर 6, अपने ब्रोकर्स को वेल पे करें। गुड फाइनेंशियल एडवाइजर्स और ब्रोकर्स वैल्यूएबल हो सकते हैं। नंबर 7, एक एसेट बाय करो। अपनी इनकम का यूज एसेट बाय करने के लिए करें, न कि लायबिलिटीज। नंबर 8, अपनी एसेट से लग्जरी बाय करें। लग्जरी चीजें तब खरीदें जब आपकी एसेट उनकी कॉस्ट को कवर कर सके। एंड नंबर 9,
हीरो की नीड है। उन सारे सक्सेसफुल लोगों की सर्च करें जिनसे आप सीख सकते हैं। नंबर 10, टीचर बने और आपको बदले में कुछ मिलेगा। दूसरों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे। जब आप किसी को सिखाते हैं कुछ तो आप खुद भी सीखते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझाती है। ये हमें सिखाती हैं कि पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये हमें अपने माइंडसेट चेंज करने, एसेट और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को समझने, अपने खुद के बिजनेस का कंस्ट्रक्शन करने, टैक्सेस को अंडरस्टैंड करने और फाइनेंशियल फ्रीडम एक्वायर करने के लिए ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने के लिए एनकरेज करती है। ये बुक एक हाउ टू मैनुअल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक माइंडसेट चेंजिंग गाइड है। ये हमें सोचने पर फोर्स करती है कि हम पैसे के बारे में क्या जानते हैं और हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या सीखना चाहिए। कियोसाकी का मैसेज क्लियर है, फाइनेंशियल एजुकेशन ही फ्यूचर है और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे कैसे कमाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।